क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि आप जैसे अदृश्य हैं, चाहे आप कितना भी दें, उन्हें आपकी असली कीमत समझ में नहीं आती? शायद आपका पार्टनर अपने फोन में इतना खोया है कि आपकी मौजूदगी या आपके जुड़ने की कोशिशों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये एक निराशाजनक और कभी-कभी दर्दनाक सच्चाई है। लेकिन क्या मैं आपको कहूं कि इस स्थिति को बदलने की ताकत पूरी तरह से आपके अंदर है? आपको उनकी मान्यता के पीछे भागने या उनका ध्यान खींचने के लिए खेल खेलने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा विकसित कर सकते हैं। यह वो ताकत है जो बिना किसी कोशिश के दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। यह कोई आधुनिक सेल्फ हेल्प का जुगाड़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो स्टोइसिज्म में गहराई से निहित है। स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जो हमें अपने आप पर काबू पाना सिखाता है और इसी के जरिए हम दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इस सफर में हम 10 शक्तिशाली तकनीकों का पता लगाएंगे जो स्टोइक ज्ञान से प्रेरित हैं, ताकि दूसरों की नजर में आपकी कीमत और अहमियत बदल सके। ये तरीके न सिर्फ उन लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे जो आपको अनदेखा करते थे, बल्कि आपको एक मजबूत और संतोषजनक संस्करण में भी बदल देंगे। यहाँ तक कि अंत में आप समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब आप अपना ध्यान अंदर की ओर लगाते हैं। मेरे साथ रहिए, क्योंकि सबसे जरूरी बातें आपके लिए आखिरी कदमों में इंतजार कर रही हैं। चलिए इस बदलाव के रास्ते पर मिलकर चलते हैं। नंबर 1, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। जब आप किसी और पर अपनी मूल्य की भावना के लिए निर्भर नहीं रहते तो क्या होता है? इसका जवाब गहरा है। आप अपनी शक्ति को फिर से हासिल करते हैं। अगर भावनात्मक आत्मनिर्भरता एक अडिग चरित्र की नींव है तो यह एक शांत आत्मविश्वास है। मैं खुद को काफी मानता हूं, भले ही दूसरों की राय क्या हो। इस दुनिया में जहां बहुत से लोग दूसरों की तारीफ के मोहताज होते हैं, यह आत्मनिर्भरता सच में बहुत आकर्षित करती है। खुद से पूछो, तुम कितनी बार किसी और के व्यवहार को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हो? कितनी बार तुम उनकी प्रशंसा पर निर्भर करते हो ताकि अच्छा महसूस कर सको? अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन सच ये है कि बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना तुम्हें दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बना देता है। स्टोइक्स ने इसे अच्छे से समझा था। एपिकुरस ने सिखाया कि यह उस चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो आपके साथ होती है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक भलाई दूसरों के हाथ में नहीं है जब तक कि आप इसे ऐसा होने की अनुमति न दें। जब आप भावनात्मक आत्मनिर्भरता को विकसित करते हैं तो आप आंतरिक शांति की एक नींव बनाते हैं जो किसी के आपको कैसे भी ट्रीट करने के बावजूद अडिग रहती है। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले उन गतिविधियों और रोजमर्रा के कामों की पहचान करें जो आपको खुशी देती हैं। हो सकता है कि यह जर्नलिंग करना, व्यायाम करना या कोई नई स्किल सीखना हो। ये सारी चीजें आपको याद दिलाती हैं कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। एक और ताकतवर तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप निराश या परेशान महसूस करते हैं तो थोड़ी देर रुकें और खुद से पूछें कि मैं इस इंसान को अपनी शांति पर असर डालने की ताकत क्यों दे रहा हूं। इसे समझने से आपको अपने आप पर नियंत्रण पाने की ताकत मिलती है। समय के साथ आप पाएंगे कि दूसरों के काम या उनकी अनदेखी का आपके इमोशंस पर उतना असर नहीं रहेगा। क्या इसका मतलब है कि आप अब लोगों की राय को बिल्कुल नहीं सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उनकी राय अब आपको परिभाषित नहीं करेगी। आप लोगों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता पाएंगे। खुद पर भरोसा और आत्मनिर्भरता की जगह पर रहो, जरूरतमंद बनने की नहीं। यह बदलाव एक चुंबक की तरह होता है। लोग ऐसे लोगों की तरफ स्वाभाविक रूप से खींचे आते हैं जो आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं। जब तुम दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश नहीं करते तो तुम एक पहेली बन जाते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी स्वीकृति पाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। जब तुम ऐसा नहीं करते तो यह दिखाता है कि तुम अपनी कीमत को समझते हो। यह आत्मनिर्भरता जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देती है, जिससे लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन याद रखो, भावनात्मक आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को दूर कर दो या खुद को अलग कर लो। यह सारा मामला संतुलन पाने, रिश्तों की कद्र करने और अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के बारे में है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप एक ऐसी शांत ताकत का अनुभव करते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। अब एक पल निकालकर सोचिए, आप आज अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
अगर ये बात आपको छूती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार शेयर करें। एक ऐसा काम या सोचने का तरीका बताएं जो आपको अपने अंदर खुशी पाने में मदद करता है। चलिए हम एक स्टोइक विचारकों का समुदाय बनाते हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले कदम में हम सीमाएं निर्धारित करने की ताकत को जानें। ये एक जरूरी अभ्यास है जो न केवल आपकी शांति की रक्षा करता है बल्कि सम्मान भी मांगता है। मेरे साथ रहें, यह और भी ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है। नंबर 2, व्यक्तिगत सीमाएं तय करें और उन्हें लागू करें। सीमाएं एक चुप लेकिन ताकतवर तरीका है सम्मान हासिल करने का। ये यह तय करती हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, दूसरों को एक स्पष्ट संदेश भेजते हुए कि मैं अपनी कीमत समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। फिर भी हम में से कई लोग सीमाएं निर्धारित करने में हिचकते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि अक्सर इसका उल्टा ही होता है। यहां पर यह बात है कि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर खींचे जाते हैं जो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं और जो असर्टिव होते हैं। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप अपनी भलाई की रक्षा करने से नहीं डरते। यह आत्मविश्वास बहुत आकर्षक होता है। जैसा कि ब्रेने ब्राउन ने सही कहा है, सीमाएं निर्धारित करने की हिम्मत हमारे अपने प्रति प्यार दिखाने का एक तरीका है, भले ही इससे दूसरों को निराश करने का खतरा हो। लेकिन जब हम सीमाएं नहीं तय करते तो हम भावनात्मक थकान और रिजेंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। एक बार सोचिए, क्या कभी आपने खुद को बार बार वही काम करते हुए पाया है? यह तुम्हें असहज महसूस कराता है, बस शांति बनाए रखने के लिए। क्या इससे तुम कमजोर या कमतर महसूस करते हो? यह सब सीमा की अनदेखी के संकेत हैं और इसका व्यक्तिगत स्तर पर बड़ा खर्च होता है। अब एक अलग स्थिति की कल्पना करो। सोचो, एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वहां संघर्ष कम है, स्पष्टता ज्यादा है और विश्वास का एक मजबूत एहसास है। यही है सीमाओं की ताकत। अब तुम सीमाएं कैसे तय करोगे और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करोगे? सबसे पहले इस पर विचार करो कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कुछ हालात या परिस्थितियां होती हैं जो आपको असहज महसूस कराती हैं और आपको लगता है कि आपकी सीमाएं परखी जा रही हैं। इन क्षेत्रों की पहचान करके आप यह समझ पाएंगे कि कहां सीमाएं जरूरी हैं। फिर अपने सीमाओं को ईमानदारी और शांति से बताएं। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। एक साधारण और स्पष्ट बयान बहुत काम कर सकता है, जैसे मुझे खुद के लिए थोड़ा समय चाहिए या मैं उस विषय पर चर्चा करते हुए असहज महसूस कर रहा हूं। ये संदेश साफ और सम्मानजनक होते हैं और ये आपकी सीमाएं स्थापित करते हैं बिना किसी अनावश्यक ध्यान के। सीमाएं रखना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई उन्हें पार करने की कोशिश करता है। अगर कोई सीमा पार होती है तो तुरंत उस पर बात करना जरूरी है। मैंने पहले कहा है कि मुझे काम के बाद थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप इसका सम्मान कर सकें तो मुझे खुशी होगी। यह आपके सीमाओं को मजबूत करता है और एक सम्मानजनक तरीके से बात करने में मदद करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सीमाएं तय करना सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करता, बल्कि यह दूसरों की नजर में आपकी छवि भी बदलता है। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं। समय के साथ जो लोग पहले आपकी सीमाओं को नजरअंदाज करते थे, वो भी आपको ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। अपने ताकत और स्पष्टता की सराहना करना शुरू करें। अगली चर्चा में हम एक बहुत ही आकर्षक गुण के बारे में बात करेंगे, जो है प्रामाणिकता। चलिए यह समझते हैं कि अपने असली स्वरूप को दिखाने से आप कैसे अविस्मरणीय बन सकते हैं। नंबर 3, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाएं। अपने असली आप को अपनाना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में जहां बहुत से लोग दिखावे के लिए मास्क पहनते हैं, प्रामाणिक होना एक दुर्लभ और कीमती गुण है। जब आप बिना किसी संकोच के अपने असली आप को स्वीकारते हैं तो आप भीड़ में अलग नजर आते हैं। लेकिन असल में अपने असली आप को अपनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, अपनी असली शख्सियत को दिखाते हैं और छिपने से इनकार करते हैं। समाज की उम्मीदों या जजमेंट के डर के पीछे छिपकर खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम असली जिंदगी जी रहे हो या किसी और की सोच के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो। उन पलों पर ध्यान दो जब तुमने अपनी रोशनी को कम किया ताकि किसी से अलग न दिखो या चुप रहकर शांति बनाए रखने की कोशिश की। उस समय तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शायद तुमने खुद से कनेक्शन खो दिया। सच ये है कि जो तुम नहीं हो उसे बनकर रहना सिर्फ थकाने वाला नहीं है, बल्कि ये टिकाऊ भी नहीं है।
लोग झूठी पहचान को महसूस कर लेते हैं, चाहे वो उसे समझ न भी पाएं। बिल्कुल सही। असल में लोग उन लोगों की तरफ स्वाभाविक रूप से खींचते हैं जो सच्चा आत्मविश्वास दिखाते हैं। जब आप अपने असली खुद को अपनाते हैं तो आप एक ताकतवर संदेश भेजते हैं, ये मैं हूं और मैं इसे दिखाने से नहीं डरता। मार्कस ऑरेलियस ने खुद मेडिटेशन में लिखा था, एक अच्छे आदमी के बारे में बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, बस बनो एक अच्छा आदमी। स्टोइकिज्म का असली सार क्रियाओं में है, अपने मूल्यों के अनुसार जीने में, सिर्फ उनके बारे में बात करने में नहीं। जब आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी मौजूदगी अनदेखी नहीं रह जाती। तो आप इस वास्तविकता की ओर यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं? इसकी शुरुआत करें खुद पर गौर करना। तुम्हारी असली बातें क्या हैं? क्या चीजें तुम्हें उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं या तुम्हें जिंदा महसूस कराती हैं? इन्हें लिख लो और बार बार इन पर सोचो। ये तुम्हें अपनी असली पहचान की ओर ले जाने वाले दिशा निर्देश हैं। अब दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं है कि फीडबैक को पूरी तरह से नजरअंदाज करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी राय को बाहरी सराहना या आलोचना से ज्यादा अहमियत दो। जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, खुद बनो, बाकी सब तो पहले से ही ले लिया गया है। जब तुम इस मंत्र के अनुसार जीते हो तो तुम थकाऊ मान्यता की जरूरत से आजाद हो जाते हो। अंत में अपनी खासियतों को अपनाने की हिम्मत करें। अक्सर हमारी अनोखी और असामान्य बातें ही हमें यादगार बनाती हैं। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो गहरे दार्शनिक विचारों से प्यार करते हैं? उस जुनून को साझा करें। क्या आपका हास्य थोड़ा अजीब है? उसे चमकने दें। ये गुण जो अक्सर खामियां माने जाते हैं, दरअसल आपको दूसरों की नजर में अनमोल बनाते हैं। असली होने की खूबसूरती यह है कि यह स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जितना अधिक आप अपने असली स्वरूप के साथ जीते हैं, उतना ही अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। और आत्मविश्वास, जैसा कि हम आगे के हिस्सों में देखेंगे, एक अवश्यंभावी गुणों की बात करने से पहले एक छोटा सा विचार करने का समय है। एक ऐसी चीज बताओ जो तुम दुनिया को दिखाने से रोक रहे हो। इसे कमेंट्स में शेयर करो और चलो उस हिम्मत का जश्न मनाते हैं जो बिना किसी झिझक के खुद को दिखाने में लगती है। अब जब हमने वास्तविकता की आकर्षक शक्ति को समझ लिया है, चलो बातचीत की कला में घुसते हैं। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वासी संवाद आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है और आपकी व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ा सकता है। जुड़े रहिए, यही है बदलाव की शुरुआत। नंबर 4, मुखर संचार का अभ्यास करें। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की जीवन रेखा है। फिर भी हम कितनी बार खुद को या तो टकराव से बचाते हैं या दूसरी तरफ अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में बहुत आक्रामक हो जाते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन एक संतुलित रास्ता है जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान भी करता है। जब यह सही तरीके से किया जाता है तो यह आपसी सम्मान, विश्वास और प्रशंसा को बढ़ाता है। खुद से पूछें, जब आपकी जरूरतें होती हैं तो आप आमतौर पर कैसे संवाद करते हैं? क्या जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो आप चुप रहते हैं, यह सोचकर कि दूसरा इंसान खुद ही समझ जाएगा, या फिर आप गुस्सा होकर प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं? दोनों ही तरीके आपको अनसुना और गलत समझा हुआ महसूस कराते हैं, लेकिन एक बेहतर तरीका है। आत्मविश्वासी संवाद आत्म जागरूकता से शुरू होता है। मार्कस एलियस ने कहा था, अगर यह सही नहीं है तो मत करो, अगर यह सच नहीं है तो मत कहो। यही आत्मविश्वास की नींव है। जब आप आत्मविश्वासी तरीके से बात करते हैं तो आप बिना किसी गिल्ट के अपनी जरूरतें व्यक्त करते हैं और दूसरे इंसान को आमंत्रित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें तो इस स्किल को कैसे मास्टर करें? शुरू करें मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करके, ताकि आप अपनी भावनाओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकें। जैसे कि आप कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने की बजाय यह कहें, जब मेरे विचारों को अहमियत नहीं दी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। यह छोटा सा बदलाव सामने वाले की रक्षा की भावना को कम करता है और एक सकारात्मक बातचीत का मौका देता है। इसके अलावा आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। शांत और स्थिर आवाज आत्मविश्वास दिखाती है, जबकि खुला बॉडी लैंग्वेज और आरामदायक पोस्चर आपकी बात को और मजबूत बनाते हैं। लगातार आंखों में देखना भी आपके शब्दों को और प्रभावी बनाता है। आपकी शारीरिक मौजूदगी आपकी बातों के साथ मेल खानी चाहिए। आपके संदेश में स्पष्टता और सम्मान बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है सक्रिय रूप से सुनना सीखना। आत्मविश्वासी बातचीत सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है,
बल्कि यह एक दो तरफा संवाद बनाने के बारे में है। जब सामने वाला जवाब दे तो बिना बाधा डाले सुने और उनके भावनाओं को मान्यता दें, चाहे आप पूरी तरह से सहमत न हो। जैसे, मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, या यह समझ में आता है, जैसे वाक्य यह दिखाते हैं कि आप उनकी राय की कद्र करते हैं। आत्मविश्वास का एक हिस्सा यह भी है कि आप जानें कब अनुत्पादक चर्चाओं से दूर जाना है। अगर बातचीत बेतरतीब हो जाए, दुश्मनी की जगह शांति से रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो चलो इसे बाद में देखते हैं जब हम दोनों थोड़े शांत हों। यह भावनात्मक नियंत्रण दिखाता है और आपकी इज्जत को भी बनाए रखता है। आक्रामक संवाद इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह सम्मान की मांग करता है। जब आप लगातार अपने विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं, तो लोग आपकी राय की और अधिक कद्र करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि आप बिना डर के अपनी बात कहेंगे, और यह विश्वसनीयता आपके किसी भी रिश्ते में आपकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती है। तो यह रहा आपका चैलेंज। हाल ही में एक बातचीत के बारे में सोचें जहां आप अपने विचार सही से नहीं रख पाए। अगर आप थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी होते तो क्या नतीजा अलग होता? नंबर 5, सक्रिय सुनने का मास्टर बने। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे आकर्षक गुण जो आप विकसित कर सकते हैं, वो यह नहीं है कि आप कितनी अच्छी तरह बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी गहराई से सुनते हैं। सक्रिय सुनना एक दुर्लभ और परिवर्तनकारी कौशल है जो आपके रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जब आप सच में सुनते हैं तो आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वे देखे जा रहे हैं और उनकी कद्र की जा रही है, और यह जुड़ाव बहुत ताकतवर होता है। जरा सोचिए, आप कितनी बार जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यह एक आम जाल है ना? आप सिर हिलाते हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही जवाब बनाने में लगा होता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास 2 कान और एक मुंह है, ताकि हम बोलने से 2 गुना ज्यादा सुन सकें। दूसरे शब्दों में, सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ना है। सुनने का सही तरीका सीखने के लिए सबसे पहले बोलने वाले को अपनी पूरी ध्यान देना शुरू करो। अपने फोन को एक तरफ रख दो, सभी चीजें जो ध्यान भटकाती हैं उन्हें बंद कर दो और पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करो जो वो कह रहा है। इस तरह की ध्यान देने की आदत दिखाती है कि आप सम्मान करते हैं, और इससे बोलने वाले को यह महसूस होता है कि वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। इसका मतलब है कि आप बोलने वाले की बातों को अपने शब्दों में दोहराते हो, ताकि यह साबित हो सके कि आप समझ गए हो। जैसे, अगर कोई अपनी नौकरी की परेशानियों के बारे में बात कर रहा है, तो आप कह सकते हो, ऐसा लगता है कि आप इस वक्त बहुत दबाव में हैं। यह बोझ सिर्फ स्पष्टता ही नहीं सुनिश्चित करता, बल्कि यह सहानुभूति भी दिखाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है खुला सवाल पूछना। बस हाँ या ना के सवालों पर मत रुकिए। आप पूछ सकते हैं, उस स्थिति ने आपको कैसा महसूस कराया, या आपको क्या लगता है कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सवाल गहरी बातचीत को बढ़ावा देते हैं और ये दिखाते हैं कि आप उनकी सोच और भावनाओं में सच में रुचि रखते हैं। सहानुभूति सक्रिय सुनने के दिल में होती है। जब कोई व्यक्ति कोई चुनौती या खुशी साझा करता है, तो सहानुभूति के साथ जवाब दें, जैसे कि ये तो जरूर बहुत कठिन रहा होगा। कभी कभी ये बातें, जैसे तुम बहुत मजबूत हो या मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, एक गहरी कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। लेकिन सक्रिय सुनना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नजरें मिलाकर रखना कभी कभी नहीं, बल्कि लगातार करना चाहिए, और अपनी चेहरे की भावनाएं भी बातचीत के मूड के साथ मिलानी चाहिए। ये गैर मौखिक संकेत आपकी भागीदारी को और मजबूत बनाते हैं और बोलने वाले को महसूस कराते हैं कि उसे सच में सुना जा रहा है। सक्रिय सुनने का असर इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि यह भरोसा बनाता है। लोग ज्यादा खुलकर बात करते हैं जब उन्हें सच में सुना जाता है, और यह खुलापन आपके रिश्ते को समय के साथ मजबूत करता है। आपको आराम और समझ के साथ जोड़ते हैं, जिससे आप उनके मन में अविस्मरणीय बन जाते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक सवाल है। आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपको सच में सुनता है? वो क्या करते हैं जो उनकी सुनने की क्षमता को इतना प्रभावी बनाता है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और आइए एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। और अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इससे हमें स्टोइक ज्ञान को एक बड़े दर्शक वर्ग के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। अगले भाग में हम विश्वसनीयता के महत्व पर चर्चा करेंगे, और यह कि कैसे होना एक लगातार मौजूदगी आपके बारे में लोगों की सोच को बदल सकती है।
यह अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मत छोड़िए। नंबर 6, सुसंगत और विश्वसनीय बने। भरोसा रिश्तों की नींव है, चाहे वो रोमांटिक हो, पारिवारिक हो या प्रोफेशनल। लोगों को यह जानना जरूरी है कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। आपके शब्दों, कामों और मौजूदगी में निरंतरता दिखाती है कि आप वचनबद्धता और ईमानदारी को मानते हैं। यह स्थिरता एक सुरक्षा का एहसास बनाती है, जिससे लोग आपकी कनेक्शन को और ज्यादा कीमती समझते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं, या कभी-कभी हालात या मूड के चलते अपनी विश्वसनीयता में कमी कर देते हैं? ऐसा करना आम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विश्वसनीयता एक ऐसा गुण है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। स्टोइक्स ने अनुशासन और स्थिरता की शक्ति में विश्वास रखा। मार्कस ऑरेलियस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, अगर यह सही नहीं है तो मत करो, अगर यह सच नहीं है तो मत कहो। यह आपके कामों को आपके मूल्यों के साथ लगातार संरेखित करने की एक अपील है। जब आपका व्यवहार एक स्थिर नैतिक दिशा निर्देश को दर्शाता है, तो आप एक ऐसा इंसान बनो जिसे लोग इज्जत करें और पसंद करें। तो तुम ज्यादा विश्वसनीय और स्थिर कैसे बन सकते हो? सबसे पहले यथार्थवादी उम्मीदें तय करो। किसी को खुश करने के लिए ज्यादा वादे मत करो। यह बेहतर है कि तुम थोड़ा कम वादा करो और ज्यादा प्रदर्शन करो, बजाय इसके कि दूसरों को निराश करने का खतरा उठाओ। विश्वसनीयता की शुरुआत होती है इस बात से कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, इस पर ईमानदार रहो। दूसरा, समय की पाबंदी का अभ्यास करो। चाहे मीटिंग के लिए आना हो, डेट पर जाना हो या बस किसी मैसेज का जवाब देना हो, समय पर रहना दूसरे इंसान के समय का सम्मान करता है। यह एक छोटा सा आदत है जो यह बात बहुत अहम है कि आप भरोसा बनाने में मदद करते हैं। साफ सुथरी बातचीत भी भरोसे का एक और अहम हिस्सा है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वादा पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में दूसरे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बताना जरूरी है कि मैं उस वक्त नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। इससे आपकी जिम्मेदारी का एहसास होता है और रिश्ते में मजबूती बनी रहती है। आपको दूसरों के साथ भी इसी तरह का सुलूक करना चाहिए। ऐसा इंसान बने जिसका मूड उसकी दया या इज्जत को प्रभावित न करे। जब लोग जानेंगे कि वे आपकी स्थिरता पर भरोसा कर सकते हैं, तो यही आपकी असली पहचान बन जाएगी। यहां तक कि मुश्किल समय में भी लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन भरोसेमंद होना किसी को आपके प्रति क्यों पागल बना देता है? इसका जवाब सरल है। जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता हो, तो एक स्थिरता होना बहुत कीमती होता है। आप एक ऐसा स्रोत बन जाते हैं जिस पर लोग बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा कर सकते हैं। यह भरोसा गहरे भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है और आपको उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देता है। चलिए इस पर विचार करते हैं। क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा था जो मुश्किल समय में आपके लिए एक चट्टान की तरह था? उनकी विश्वसनीयता ने आपको कैसा महसूस कराया? अब सोचिए। हम बात करेंगे कि आप दूसरों के लिए वो इंसान कैसे बन सकते हैं। नंबर 7, उद्देश्य और जुनून के साथ जीना। जब आप वो काम करते हैं जो आपके दिल को खुश करता है, तो आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और आपकी मौजूदगी यादगार बन जाती है। उद्देश्य और जुनून के साथ जीना बहुत आकर्षक होता है। जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन या जुनून होता है, तो यह आपके जीवन में ऊर्जा और अर्थ भर देता है। यह जीवन शक्ति संक्रामक होती है, जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, जैसे कि आप एक चुंबक हों। लेकिन उद्देश्य के साथ जीने का मतलब क्या है? यहां पर बात यह है कि अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना बहुत जरूरी है। यानी ये जानना कि आपके लिए क्या वाकई मायने रखता है और अपने रोज के कामों को उसी दिशा में ले जाना। उद्देश्य सिर्फ बड़े बड़े उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह उतना ही साधारण हो सकता है जैसे कि अच्छे रिश्ते बनाना, अपने समुदाय में योगदान देना या उस कौशल में माहिर होना जिसे आप पसंद करते हैं। खुद से पूछें, आपको क्या प्रेरित करता है? क्या चीज आपको जीने का एहसास कराती है? यह सवाल आपके उद्देश्य को खोजने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हॉवर्ड थर्मन ने समझदारी से कहा है, यह मत पूछो कि दुनिया को क्या चाहिए, बल्कि यह पूछो कि आपको क्या जीने का एहसास कराता है और फिर वो करो। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने अंदर जीने की आग महसूस करते हों। जुनून आपको एक दिशा देता है। ये वो ताकत है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है ताकि आप दिन की चुनौतियों का सामना कर सकें। जब दूसरे आपको अपने लक्ष्यों के लिए उत्साह के साथ मेहनत करते हुए देखते हैं, तो वो भी प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाते। वो आपके आसपास रहना चाहेंगे ताकि आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन सकें। आप अपने जीवन को मकसद और जुनून के साथ कैसे जीना शुरू करें,
सबसे पहले अपने मूल्यों और रुचियों पर विचार करें। कौन सी गतिविधियां आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि समय कैसे उड़ जाता है? कौन से कारण या शौक हैं जो आपको संतोष का अनुभव कराते हैं? कुछ बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है और अपनी जिंदगी में शामिल करने के तरीके खोजने हैं। पहले, अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखें। जब आपका मकसद क्रियात्मक कदमों से जुड़ा होता है तो यह ज्यादा ठोस हो जाता है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मील के पत्थरों में बांटें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। ये छोटी छोटी जीत, चाहे कितनी भी छोटी हो, आपके जुनून को बढ़ाती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहना भी जरूरी है जो आपको प्रेरित करें और आपका उत्साह बढ़ाएं। समान सोच वाले लोगों की संगत में रहना न केवल आपके लक्ष्य को मजबूत करता है, बल्कि एक सहायक माहौल भी बनाता है जहां आपका जुनून पनप सकता है। जीवन में अपने मकसद के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसमें मुश्किलें और संदेह के पल भी आएंगे। ऐसे समय में स्टोइक सिद्धांत को याद रखें, धैर्य रखें। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो चीज आपके रास्ते में रुकावट बनती है वही आपके आगे बढ़ने का रास्ता भी बनती है। बाधाएं सिर्फ रुकावटें नहीं, बल्कि विकास के मौके होती हैं। जब आप अपने मकसद के साथ जीते हैं तो आप एक खास तरह का आत्मविश्वास बिखेरते हैं। लोग आपकी स्पष्टता और उत्साह की ओर आकर्षित होते हैं। वे आपकी मेहनत की सराहना करते हैं और खुद अपनी पैशन को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक छोटा सा अभ्यास है, अपने जीवन के किसी एक ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप और अधिक उद्देश्य या जुनून भर सकते हैं। आज आप उस लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में शेयर करें। अब जब हमने उद्देश्य की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में जाना है, तो आइए देखते हैं कि एक विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी यात्रा को और कैसे सुधार सकते हैं। यह अगला कदम दीर्घकालिक, व्यक्तिगत और संबंधी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 8, विकासशील मानसिकता अपनाएं। रिश्तों में एक सही सोच रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में बढ़ना एक लगातार प्रक्रिया है। एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि आपकी क्षमताएं और गुण मेहनत और सीखने से विकसित हो सकते हैं, एक गेम चेंजर है। ये आपको परफेक्शन की तलाश करने से प्रगति को अपनाने की ओर ले जाता है, जिससे आप और भी लचीले, मजबूत और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कितनी बार चुनौतियों को खतरे के तौर पर देखते हैं, बजाय इसके कि उन्हें अवसर समझें। कितनी बार आपने सोचा है, मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूं, बजाय इसके कि मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। इन मानसिकताओं के बीच का फर्क यही है। मोनेटरी स्टोइक लोगों ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझा। उन्होंने माना कि मुश्किलें डरने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ने का एक साधन है। एपिकस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि कठिनाइयां वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को उसकी असलियत दिखाती हैं। हर चुनौती और हर असफलता सीखने और सुधारने का एक मौका है। एक विकासात्मक सोच अपनाने के लिए अपने असफलताओं को नए तरीके से देखने की कोशिश करो। उन्हें अपनी कमी का सबूत मानने के बजाय मास्टर बनने की ओर बढ़ने के कदम समझो। खुद से पूछो, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं? अगली बार फीडबैक एक और महत्वपूर्ण तत्व है। सकारात्मक आलोचना को खोजें और इसे अपनी प्रगति के लिए एक रोड मैप की तरह इस्तेमाल करें। जब आप फीडबैक के लिए खुले होते हैं तो यह विनम्रता और सुधार की इच्छा को दर्शाता है, जो दूसरों को बहुत पसंद है। फिर जिज्ञासा को बढ़ावा दें। नए अनुभवों और चुनौतियों को अपने क्षितिज को बढ़ाने के अवसर के रूप में अपनाएं। चाहे वह नई स्किल सीखना हो, किसी अलग दृष्टिकोण को समझना हो या अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलना हो, हर प्रयास आपकी व्यक्तिगत विकास में योगदान करता है। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आपकी जिंदगी को ही नहीं बदलता, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करता है। लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो लगातार सुधार के लिए प्रयास करते हैं, और वे आपकी दृढ़ता और निर्णय शक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। इस समय आप कौन सी चुनौती का सामना कर रहे हैं? क्या एक विकासशील मानसिकता अपनाने से आप इसे हल कर सकते हैं? नंबर 9, अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति को बेहतर बनाएं। आपकी उपस्थिति अक्सर महत्वपूर्ण होती है। पहला संदेश जो तुम दुनिया को भेजते हो वो दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के बारे में है। तुम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो, ये इस बात को दर्शाता है कि तुम अपनी कीमत कितनी समझते हो। जब तुम अपनी व्यक्तिगत छवि का ध्यान रखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये दूसरों के तुम्हें देखने
और प्रतिक्रिया देने के तरीके पर भी असर डालता है। लेकिन चलो थोड़ा गहराई में चलते हैं, क्यों दिखावट इतनी महत्वपूर्ण है। स्टोइकिज्म के संदर्भ में स्टोइक्स बाहरी अनुशासन को आंतरिक व्यवस्था का प्रतिबिंब मानते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि तुम्हारी बाहरी छवि को सरलता के अनुसार होना चाहिए। आपकी आंतरिक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहने। इसका मतलब है कि आप खुद को ऐसे पेश करें जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो, साफ, संयमित और आत्मविश्वासी। जब आप जिंग में देखते हैं तो क्या आपको ऐसा इंसान नजर आता है जो खुद पर गर्व करता है? अगर जवाब नहीं है तो सोचिए कि अगर आप छोटे छोटे जानबूझकर किए गए सुधार करें तो आपको कैसा महसूस होगा। जैसे कि अच्छे से तैयार होना, सही फिट के कपड़े पहनना या सही तरीके से खड़े होना। ये सब बातें आपको अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करने में मदद कर सकती हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं उसमें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं। चलो बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। हाइजीन और ग्रूमिंग ये सब बहुत जरूरी हैं। नियमित रूप से नहाना, दांतों की देखभाल करना और साफ सुथरे हेयर कट रखना सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि ये आत्म अनुशासन के बारे में है। जब आप इन रूटीन का ध्यान रखते हैं तो आप दूसरों और खुद को ये संकेत देते हैं कि आप अपनी भलाई की परवाह करते हैं। अब अपनी अलमारी के बारे में सोचें। आपको डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी की जरूरत नहीं है ताकि आप अच्छे लगें। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप ऐसे कपड़े पहने जो सही तरीके से फिट हों और आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाएं। जब आप अपने कपड़ों में आरामदायक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो यह साफ नजर आता है। आपके कपड़े आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होते हैं। सोचिए, आपका पहनावा आपकी आत्मसम्मान की रक्षा करता है और आपके आसपास के लोगों को आप में आत्मविश्वास का एहसास कराता है। लेकिन सिर्फ कपड़े और सजने संवरने से काम नहीं चलता। आपकी सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार न केवल आपके शरीर को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ाते हैं। यह विटैलिटी नजरअंदाज करना मुश्किल है और इससे आप स्वाभाविक रूप से और भी आकर्षक बनते हैं। अंत में, शरीर की भाषा की ताकत को कभी कम मत समझिए। आत्मविश्वास सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर भी है कि आप कैसे चलते हैं। तुम कैसे दिखते हो यह बहुत मायने रखता है। सीधे खड़े हो, आंखों में आंख डालो और एक सच्ची मुस्कान पेश करो। ये छोटी छोटी बातें लोगों की तुम्हारे प्रति धारणा को पूरी तरह बदल सकती हैं। जब तुम अपनी पर्सनल अपीयरेंस को बेहतर बनाते हो तो तुम न सिर्फ दूसरों की नजर में बेहतर लगते हो, बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करते हो। यह आत्मविश्वास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो शांत आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो अपनी कीमत को समझता है। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, आज तुम कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यहां तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति, चाहे वह एक नया हेयर स्टाइल हो, बेहतर पोस्चर हो या बस कपड़ों में थोड़ा बदलाव, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। और अगर यह बात आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह दिखे कि आप अपने सबसे अच्छे रूप में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नंबर 10, अपने सामाजिक कौशल को निखारें। हर अच्छे रिश्ते के पीछे कनेक्ट करने की क्षमता होती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि सामाजिक कौशल सिर्फ आकर्षण या करिश्मा के बारे में नहीं होते। ये असल में भरोसा, समझ और संबंध बनाने के बारे में है। जब आप इन कौशलों को निखारते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं और जिन्हें वो गहराई से याद रखते हैं और मूल्य देते हैं। लेकिन किसी को सच में सामाजिक रूप से अनुकूल बनाने वाली चीज क्या है? स्टोइक, जो आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे समुदाय और आपसी सद्भाव के महत्व को समझते हैं। सेनेका ने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएंगे और उन लोगों का स्वागत करो जिनसे तुम खुद को सुधार सके। यह एक गहरी समझ है। यह बात बताती है कि मजबूत सामाजिक संबंधों का आपस में कितना फायदा होता है। खुद से पूछो, लोग आपसे इंटरेक्ट करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उन्हें ऊपर उठाते हैं, समझते हैं या प्रेरित करते हैं? अगर नहीं, तो आप इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? एक सबसे शक्तिशाली सामाजिक कौशल है हृदयता या संवेदनशीलता। जब आप सच में दूसरों के अनुभवों की परवाह करते हैं तो वो साफ नजर आता है। लेकिन सिर्फ संवेदनशीलता ही काफी नहीं है, आपको प्रभावी तरीके से संवाद करना भी सीखना होगा। कुछ साधारण वाक्य जैसे मुझे समझ में आता है कि यह मुश्किल हो सकता है या ये तो एक रोमांचक चुनौती लगती है, दूसरे व्यक्ति को मान्यता देते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझना और अपने रिश्ते को और गहरा करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बात की थी,
सक्रिय सुनना एक बेहतरीन सामाजिक कौशल का एक अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और टिप है, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसकी भावनाओं और ऊर्जा को मिरर करें। अगर वो कुछ रोमांचक शेयर कर रहे हैं तो उनकी उत्सुकता को दर्शाएं, और अगर वो गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो शांति और ध्यान के साथ जवाब दें। इससे आपको एक समानता का एहसास होगा और उन्हें गहराई से समझा हुआ महसूस होगा। एक और जरूरी बात है कि सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको बातचीत में ध्यान में रखनी चाहिए। सही मुद्रा, आंखों से संपर्क बनाना और जब जरूरत हो तो सिर हिलाना, ये सब संकेत हैं कि आप बातचीत में पूरी तरह शामिल हैं। ये संकेत दूसरे व्यक्ति को आरामदायक महसूस कराने में मदद करते हैं और आपकी बातचीत को और भी जीवंत और यादगार बनाते हैं। हंसी और हल्के फुल्के मजाक की ताकत को मत भूलिए। सही समय पर थोड़ा मजाक करने से माहौल हल्का हो सकता है और आपकी बातचीत को और मजेदार बना सकता है। लोग अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, और एक सही समय पर किया गया हंसी का फव्वारा लंबे समय तक याद रखा जाता है। आखिर में, बातचीत की कला को साधने का अभ्यास करें। जब आप किसी के बारे में कुछ तारीफ करने लायक देखते हैं, जैसे उनके विचार, मेहनत या स्टाइल, तो दिल से तारीफ करें। यह सच्ची तारीफ न सिर्फ उस इंसान को खुश करती है, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाती है। अच्छी सामाजिक स्किल्स इसीलिए किसी को आपसे बेताब कर देती हैं, क्योंकि ये यादगार अनुभव बनाती हैं। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, और जब वो फीलिंग्स सकारात्मक होती हैं तो वो आपकी मौजूदगी और भी चाहेंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, कौन सी एक सामाजिक स्किल है जिसे आप सीखना चाहेंगे? बढ़िया। अब जब हम इस सफर के खत्म होने के करीब हैं, तो चलो हम सब कुछ याद करें जो हमने सीखा है और देखें कि ये स्टोइक प्रेरित तकनीकें कैसे न सिर्फ आपके रिश्तों को बल्कि आपके पूरे जीने के तरीके को बदल सकती हैं। भावनात्मक आत्मनिर्भरता से लेकर अपने सामाजिक कौशल को निखारने तक अब आपके पास एक बेहतरीन टूलकिट है जो आपके रिश्तों की डायनामिक्स को बदल सकता है। लेकिन याद रखें, ये तकनीकें मैनिपुलेशन के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने आप को मास्टर करने के लिए हैं। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने सबसे अच्छे रूप में बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि सही लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग कभी आपको कम आंकते थे, वे आपको एक नए नजरिए से देखने लग सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कीमत को मजबूती से समझेंगे, चाहे उनकी स्वीकृति हो या न हो। अब कार्रवाई करने का समय है। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला और आप आज कौन सी तकनीक अपनाना शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। इस ज्ञान से फायदा उठाने वाले किसी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ आत्मस्वामित्व और कनेक्शन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। चमकते रहो, स्थिर रहो और याद रखो कि खुद को वास्तव में महत्वपूर्ण मानने का रास्ता खुद को मानने से शुरू होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।